नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और 11 बजे की सभी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सीएए को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीएए को लेकर है। सीएए के नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय को 3 महीने का विस्तार दिया गया है। संबंधित स्टैंडिंग समिति ने दिया ये विस्तार और गृह मंत्रालय ने हाल ही में नियम बनाने के लिए तीसरी बार विस्तार मांगा था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है सीएए को लेकर। तो संबंधित स्टैंडिंग समिति ने दिया था विस्तार और गृह मंत्रालय ने हाल ही में नियम बनाने के लिए तीसरी बार ये विस्तार मांगा था। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, सीएम योगी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, उम्मीदवारों पर चर्चा संभव। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, केशव मौर्य भी पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। कल लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई थी और आज दिल्ली में ये अहम बैठक होनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब बस थोड़ी ही देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज उम्मीदवारों पर चर्चा जो है वो संभव है और अहम बैठक में जो है वो काफी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम योगी जो है वो बीजेपी दफ्तर इस वक्त पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी जो है वो पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो एक के बाद एक ये अहम बैठक जो है बीजेपी की तरफ से, कल लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई थी और आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है बीजेपी की। तो सीएम योगी जो है वो बीजेपी दफ्तर जो है वो पहुंचे हैं। उम्मीदवारों पर जो है चर्चा संभव है। तो टिकट को लेकर बैठक में हो सकती है चर्चा। पहले चरण के उम्मीदवारों पर जो है वो आज चर्चा हो सकती है और जो खराब छवि वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आप लगातार तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस वक्त वो जो है बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अहम बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी अब से कुछ ही देर में। केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमसे जुड़ रहे हैं। पवन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ ही देर में जो है अहम बैठक शुरू हो जाएगी। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जितने भी तमाम नेता हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए वो सब लोग अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात हो या दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात हो, सुनील बंसल, ये सब लोग बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है BL संतोष, वो पहुंच चुके हैं। इससे थोड़ी देर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और राजनाथ सिंह इस बैठक में वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे क्योंकि कल दोनों को ही कोरोना संक्रमण हो गया है। तो उसके चलते ये दोनों लोग जो वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस बैठक में अब से थोड़ी देर के अंदर ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में जो उम्मीदवारों का चयन को लेकर जब मंथन किया जाएगा, एक एक सीट पर बारीकी से गहन मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी, कौन से उम्मीदवार में जीत की संभावना ज्यादा है। अगर कोई वहां से वर्तमान में विधायक है तो विधायक की क्या स्थिति है, क्या वो दोबारा चुनाव जीत सकते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो इन सारी चीजों को लेकर गहन मंथन किया जाएगा और संभावना है कि 13 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की हो सकती है। उसके बाद किसी भी दिन बीजेपी अपनी जो पहली लिस्ट है उम्मीदवारों की वो निकाल सकती है, क्योंकि 21 तारीख को
अंतिम दिन है पहले चरण के मतदान के नामांकन के लिए, तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो 13 तारीख के बाद बीजेपी किसी भी दिन अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जी पवन, धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख जो है वो घोषित हो गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है। ना तो सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान किया है और एसपी और बीजेपी अपने अपने सहयोगी दलों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों के तालमेल का खुलासा नहीं किया गया है। सहयोगी दलों में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी और एसपी के सहयोगी दल जो है वो बेचैन है और अभी तक सीटों का जो है वो बंटवारा नहीं हो पाया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। ना तो सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया है और एसपी और बीजेपी अपने अपने सहयोगी दलों के साथ कई दौर की बैठकें जो हैं वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों के तालमेल का खुलासा नहीं हो पाया है। तो सहयोगी दलों में लगातार जो है इसको लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है और सीटों का खुलासे को लेकर बेचैनी काफी बढ़ गई है। तो हमारे संवाददाता जो हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र वाराणसी से हमसे जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख जो है वो घोषित हो गई है, लेकिन अभी तक जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। देखिए, बिल्कुल उम्मीदवारों की लिस्ट इसलिए भी शायद नहीं जारी हो पा रही है क्योंकि जो सहयोगियों के साथ तालमेल है सीटों का वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमारे सूत्र ये बताते हैं कि चाहे पूर्वांचल में खुद समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हो तो वहां पर भी यही हालात है, तो गोरखपुर और पूर्वांचल में दूसरी तरफ भी, और इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले हम वाराणसी यानी कि पूर्वांचल की बात कर ले तो पूर्वांचल में पिछली बार खुद ओम प्रकाश राजभर जब भाजपा के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे तब 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 4 सीटें उन्होंने जीती थी। इनमें अब चूंकि इस बार उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, शुरुआत में तो वो 100 सीटों का दावा कर रहे थे कि 100 सीटें ऐसी हैं पूरे उत्तर प्रदेश की जहां पर राजभर वोट यानी कि उनकी पार्टी जो है बड़ा निर्णय फेरबदल करने में सक्षम है। उसके बाद जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के साथ उन रथ यात्रा पर वो घूमे, उसके बाद डिफेंसिव खेलते हुए ओम प्रकाश राजभर ये कहते नजर आए कि वो अगर एक भी सीट अखिलेश यादव नहीं देंगे तब भी वो मानेंगे। हालांकि चुनाव लाभ और हानि पर होता है, तो ऐसे में सियासी लाभ और हानि पिक्चर के पीछे था और पिक्चर के पीछे की जो तस्वीर है वो ये कि करीब 100 सीटें मांगी थी, उसके बाद फिर 4 दर्जन सीटों पे आया और फिलहाल 2 से 3 दर्जन सीटों पर बात चल रही है, जिसमें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मऊ, बलिया यहाँ की सीटें हैं और वाराणसी की भी 3 सीटें मांगी जा रही हैं ओम प्रकाश राजभर की ओर से, जिसमें से एक सीट पर शायद ओम प्रकाश राजभर की बात अखिलेश यादव से बन जाए और वो सीट अजगरा या श्योपुर हो सकती है। श्योपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि श्योपुर में दूसरा राजभर चेहरा यानी कि भाजपा का जो राजभर चेहरा है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, वो वहां से विधायक हैं। तो ऐसे में क्या श्योपुर सीट अखिलेश यादव राजभर को देते हैं और यहां पर राजभर वर्सेस राजभर का दंगल नजर आता है, ये भी तस्वीर आने वाले हफ्ते में साफ हो जाएगी। हमारे संवाददाता रामगोपाल भी हमसे जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, निषाद पार्टी का क्या हाल है, क्योंकि एसपी और बीजेपी अपने अपने सहयोगी दलों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। बिल्कुल, निषाद पार्टी जो है जब तक विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था तब तक वो 100 सीटों पर अपने प्रभाव की बात कहती थी, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद अब वो धीरे धीरे जो है करीब 2 दर्जन सीटों पे अपना दावा जता रही है कि हमको 2 दर्जन सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सूत्र अभी बता रहे हैं कि बीजेपी जो है कुछ सीटें उनको दे सकती है, वो 5 से 6 की संख्या में हो सकती है और साथ ही कुछ प्रत्याशियों को जो निषाद पार्टी के प्रत्याशी हो उनको अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा सकती है।
और इसमें से निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद, उनके बेटे को भी टिकट देने की बात चल रही है। चूंकि गोरखपुर मंडल और में निषादों का एक अच्छा खासा प्रभाव है और गोरखपुर मंडल के साथ साथ जो गंगा किनारे का पूरा बेल्ट है, निषादों का जो 16 उपजातियां हैं उनकी एक अच्छी खासी संख्या। तो भाजपा ये चाहेगी कि निषाद वोट बैंक इस बार उसके साथ पूरी तरीके से जुटा रहे और इसीलिए वो निषादों को साधने की कोशिश कर रही है। फिलहाल संजय निषाद लखनऊ में बैठे हुए हैं और लखनऊ से ही वो पूरी तरीके से सियासत पर नजर रखे हुए हैं। जी, तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बिनेश भी जुड़ रहे हैं। बिनेश, ओम प्रकाश राजभर की बात हुई, निषाद पार्टी की बात हुई और अब बात करते हैं जयंत चौधरी की। जी बिनेश। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल इस बार गठबंधन में सपा के साथ आई है और निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 6 की 6 सीटों पर परचम लहराया था। मगर इस बार जो समीकरण है वह थोड़ा बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दो चीजें सामने आएंगी। जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से 5 सीटें उनके हिस्से में होगी, वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मगर सबसे बड़ी गंभीर बात यह होगी कि राष्ट्रीय लोकदल ने अगर अपने प्रत्याशी बड़ी सोच समझकर नहीं उतारे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर अगर राष्ट्रीय लोकदल ने बड़े अपने जो प्रत्याशी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सही सोच समझ के साथ उनको उतारा तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने का काम किया है, इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा, बसपा, कांग्रेस का टुकड़ा पूरी तरह से साफ होगा। धन्यवाद। चलिए निकलने के लिए। तो यूपी में बीजेपी ने डोर टू डोर अभियान का शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सुबह घर घर जाकर लखनऊ के बालू अड्डा इलाके में जनसंपर्क किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थियों के चंदन कुमकुम लगाया और बता दें कि बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर लाभार्थी जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारी इस अभियान में जुटे हैं। बीजेपी के नेता केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले करीब 6.5 करोड़ लाभार्थियों के घर घर जाकर उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर लोगों से मिल रही है। गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है। आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और वह लाभ उन लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ है, हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। बीजेपी ने आज डोर टू डोर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह पहला चुनावी अभियान आज शुरू किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता डोर टू डोर जाएंगे और आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत की है। इस समय हम बालू अड्डे पर हैं, यहीं पर स्वतंत्र देव सिंह ने अभी ये स्टिकर यहां पर लगाया है कि पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास। ये स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का। और ये तमाम जो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, ये भी यहां लाभार्थियों के घर पे आए हैं। सबसे पहले हम लाभार्थी से बात करेंगे कि आप ये बताएं आपको किस योजना का लाभ मिल रहा और आपका क्या कुछ नाम है? सर, हमारा नाम शबाना है जी। और हमें इसका लाभ मिला कि हमें मकान बनाने का मिली सुविधा।
इतना पैसा मिला। ये सबाना है, इनको मकान बनाने का पैसा मिला है। तो ऐसे में तमाम और भी लोग हैं यहाँ पर। आप लोग क्या ये हाथ में क्या है और क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग लाभार्थी जितने भी हैं अपने क्षेत्र में उनके घर घर जा के संपर्क कर रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी शुभारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे किसी बूथ पे। सभी लोगों जो मैं महामंत्री मध्य मंडल का हूँ और हम लोग एक एक घर डोर टू डोर जाएंगे, सबके घर जाएंगे, उनको बताएंगे योजना का, जिनको लाभ मिला है उनसे पूछेंगे कोई परेशानी कोई सुझाव जो भी आगे और आगे अच्छा बेहतर हो सके हमारे प्रदेश के लिए अपनी जनता के लिए, ये हम लोग करेंगे। ये और आपको भी क्या क्या सुविधा दी है सरकार ने? हमें तो मकान बनाने की सुविधा दी है भाई। मकान अच्छा, तो आपका जो किस्त आई है वो मकान बन गया? जी हाँ, बन गया। तो आज यहाँ कौन आया था? कोई आया था क्या आप लोगों के पास? प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये लोग हैं जो लाभार्थी हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे 6.5 करोड़ लोगों के पास जा रही है जिनको उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे 6.5 करोड़ घरों पर जाकर, यानी कि डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अब जमीन पर नजर आएंगे और घर घर जाएंगे। अपने जो 5 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का, उसके तमाम कामकाजों को बताएंगे। और दूसरा, जो लाभार्थी हैं उनके कुमकुम टीका लगाएंगे और उनके घरों के बाहर स्टिकर लगाएंगे। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दिल्ली में नया मुख्यालय बनकर तैयार हो गया है। नई दिल्ली के लुटियन जोन में बना ईडी का नया मुख्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी को ईडी मुख्यालय की नई बिल्डिंग का कर सकते हैं उद्घाटन। ईडी के दिल्ली में फिलहाल 3 दफ्तर हैं। तीनों दफ्तर अब एक ही बिल्डिंग में करेंगे काम। मुख्यालय का शुभारंभ होना है और इस वक्त मैं इस बिल्डिंग के ठीक अंदर में हूँ। आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी है। ये बिल्डिंग जो है जनपथ मार्ग और होटल ताज मान सिंह जो है उसके ठीक सामने विद्युत भवन के अंदर बनी है और ये काफ़ी बड़े स्पेस में यह बना है। यहाँ पर अगर देखा जाए, इस पूरे बिल्डिंग को देखा जाए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इस भवन में जो कहा जा सकता है 4 लॉकअप भी हैं जिसमें कि कैदियों को रखा जा सकता है। और जिस तरह से देखा जाए तो अभी ईडी का जो मौजूदा जो हेडक्वार्टर है वो खान मार्केट में स्थित लोकनायक भवन में स्थित है, लेकिन वहाँ पर उस बिल्डिंग में कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए नए बिल्डिंग के लिए 3 साल पहले बातचीत की गई थी। उसके बाद मसौदा पास हुआ रेवेन्यू मंत्रालय से, उसके बाद वो उसको पास किया गया और उसके बाद नए बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ हो गया। लेकिन 2 साल के दौरान जो कोरोना काल के अंतर्गत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस के चलते ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार है और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं इस बिल्डिंग के उद्घाटन करने के लिए। तो देखना लाजमी होगा किस तरह से यहाँ पर ईडी का मुख्यालय बनेगा और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था वो काफ़ी चाक चौबंद होगी। कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब आपको देश का कोरोना अपडेट बताते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,083 नए केस सामने आए हैं और करीब 70,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कुल 277 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 8,21,440 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वाराणसी में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत अब शाम को 4 बजे से गंगा घाट, पार्कों और गंगा रेती पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण वाराणसी के घाट एक बार फिर से सुनसान होने जा रहे हैं। घाटों पर कल शाम होते ही पुलिस फोर्स ने दर्शनार्थियों और पर्यटकों से खाली करवाना शुरू कर दिया। पुलिस बकायदा अनाउंसमेंट कर रही है कि 4 लोगों और 4 बजे के बाद घाट पर नहीं आने के लिए जागरूक करती दिख रही है। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा सायंकाल 4 बजे के बाद किसी इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकले, उनको एडवाइस किया गया है। बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, संक्रमण से बचें। साथ ही ऐसी जगह जहाँ पे लोग आवश्यक कार्य से नहीं जाते हैं, जैसे 4 बजे के बाद विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, खेल के स्टेडियम हैं, जो हमारे घाट हैं, गंगा के पार का एरिया है, उन जगहों पे किसी आवश्यक कार्य से जाना नहीं होता लोगों का 4 बजे के बाद, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं।
मॉर्निंग वॉक जो करते हैं सीरियस जो हेल्थ अवेयरनेस के लोग हैं उनके लिए जाना स्वतंत्र है, लेकिन शाम को ये पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें, मार्केट, ऑफिसेज, उनमें कोविड हेल्प डेस्क बना के मास्क की प्रतिबंधिता लागू करने पर फोकस किया गया है। कोरोना का असर वाराणसी के गंगा घाटों पर होने वाली आरती पर भी पड़ा है। अब कोरोना गाइडलाइंस के तहत सांकेतिक रूप से गंगा घाट पर मां गंगा की आरती की जा रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती के आयोजकों ने बड़ा कदम उठाया है। एक बार फिर से इस घाट पर गंगा आरती सांकेतिक रूप से की जा रही है, जिसमें 5 अर्चकों के स्थान सिर्फ 1 अर्चक ने गंगा पूजन और आरती की। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आरती जो है सूक्ष्म रूप में की जाए और भीड़ भी जो आ रहे हैं पर्यटन उनको भी रोक दिया जा रहा है कि आप लोग जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए डीएम यहाँ के निर्णय दिए हैं। नहीं, ये अच्छा कदम है और ये हमको हमारे हिसाब से थोड़ा और पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और हमारे डीएम साहब का जो निर्णय है उसकी वजह से ये करना जरूरी था और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। घाट काफ़ी प्रशासन ने आज खाली करा दिया है। हरिद्वार में मकर संक्रांति के स्नान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 14 जनवरी को साल का पहला बड़ा गंगा स्नान होना है, लेकिन कोविड के चलते गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बाहरी लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों के भी हर की पैड़ी पर स्नान को लेकर रोक लगा दी गई है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और हरिद्वार में स्नान पर लगी पाबंदी 14 जनवरी को साल का पहला बड़ा स्नान जो है मकर संक्रांति पर होने वाला है, लेकिन कोविड के चलते गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।